हमने पॉलीमेनोरिया या पॉलीमेनोरेजिया पढ़ लिया था ओवुलर ब्लीडिंग में। दूसरा नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे ऑलिगोमेनोरिया। ऑलिगोमेनोरिया, तो ऑलिगोमेनोरिया में जो हम जानते हैं, पहले भी हमने ऑलिगोमेनोरिया डिटेल में पढ़ा है, यहाँ तो सिर्फ काउज के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो ऑलिगोमेनोरिया में हमने पढ़ा है कि मोस्टली ये क्या होता है कि या तो इस एडोलसेंट पीरियड में या फिर जो प्री मेनोपॉजल स्टेज होता है उसमें ऑलिगोमेनोरिया कॉमन है। ऐसा इसलिए होता है चूंकि ओवेरियन रिस्पांस जो है वो एफएसएच को लेके, ओवेरियन रिस्पांस जो है वो एफएसएच को लेके, एफएसएच को और फिर एफएसएच जो है सेकेंडरी टू पिट्यूटरी को लेकर डिसफंक्शन हो जाता है। ओवेरियन रिस्पांस जो है वो ओवेरियन फंक्शन जो है वो डिसफंक्शन होने लगता है, जो कि पिट्यूटरी से आता है रिस्पांस। इसको सेकेंडरी तौर पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के जरिए एफएसएच रिलीज करने को, आप फिर एफएसएच से ये हमारा एफएसएच की शक्ल में ये जो है हमारा एफएसएच के जरिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रेगुलेशन होता है। तो नॉर्मली ये होता है, लेकिन चूंकि इसके रिस्पांस को जीएनआरएच के रिस्पांस को ओवरी वर्किंग नहीं होता है, इसलिए वो अनसुना कर देता है और नतीजे में क्या होता है कि ऑलिगोमेनोरिया हो जाता है। तो अगर इसका जो है देखा जाए तो मेन क्या होता है, मेन होता है कि प्रोलॉन्गेशन और प्रोलिफरेटिव फेज हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि प्रोलॉन्गेशन एंड प्रोलिफरेटिव फेज हो जाता है। तो यही मेन वजह है इसका ऑलिगोमेनोरिया डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का, कि एफएसएच को लेके एफएसएच का जो रिस्पांस होता है सेकेंडरी टू पिट्यूटरी ओवरी से, वो रिस्पांस अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका लिखना है तो लिख लीजिए, ऑलिगोमेनोरिया इन डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग will be occur most of the time in adolescents and pre-menopause या preceding menopause stage. This disturbance may be due to unresponsiveness of ovary to FSH, unresponsiveness of ovary to FSH to पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी से जीएनआरएच के शक्ल में आया, जीएनआरएच के शक्ल में आने के बाद एफएसएच रिलीज किया, एफएसएच रिलीज होने के बाद क्या हुआ कि एस्ट्रॉइडल रिलीज किया। तो पहले ये दोनों आ रहा है, एफएसएच और पिट्यूटरी से जीएनआरएच निकल रहा है और जीएनआरएच निकल के एफएसएच को रिलीज करा रहा है, लेकिन ओवरी जो है हमारा वो रिस्पांस नहीं करने की वजह से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी सर। नेक्स्ट अब बात आती है इसके ओवुलर ब्लीडिंग वाले काउज में, फंक्शनल मेनोरेजिया। फंक्शनल मेनोरेजिया गेट सटा दे, जाओ आने का मुंह बंद करके रखो।
ठीक है, तो फंक्शनल मेनोरेजिया, फंक्शनल मेनोरेजिया बेसिकली बहुत ही कॉमन नहीं है, बहुत अनकॉमन है फंक्शनल मेनोरेजिया, लेकिन इसके मेनली दो अलग अलग टाइप के होते हैं फंक्शनल मेनोरेजिया, दो अलग अलग वेराइटीज के होते हैं फंक्शनल मेनोरेजिया। वो दो अलग अलग वेराइटी क्या होते हैं, पहला होता है इरेगुलर शेडिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम और दूसरा होता है इरेगुलर राइपनिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम। तो ये जो है फंक्शनल मेनोरेजिया बेसिकली अनकॉमन थिंग है, अनकॉमन थिंग है, अनकॉमन होता है, और इसके टू वेराइटीज होती है या टू टाइप्स होते हैं, जो कि पहला होता है इरेगुलर शेडिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम, दूसरा होता है इरेगुलर राइपिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम, इरेगुलर शेडिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम और इरेगुलर राइपिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम। और ये अमूमनतः जो है ये फंक्शनल मेनोरेजिया जब मिलता है ज्यादातर ओवुलेटरी फेज में, यानी रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा ही, अगर जो एक तो खुद में अनकॉमन है, लेकिन जो भी 2-4-5 केस मिलता है, 1-8% जो केस होता है ये, उसमें भी ये ज्यादातर रिप्रोडक्टिव फेज में ही मिलता है, ये ज्यादातर रिप्रोडक्टिव फेज में ही मिलता है। ठीक है, तो दिस abnormality usually met in the extreme of reproductive period. This abnormality usually met in the extreme of reproductive period. Okay. Hello. Hello. जी सर। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि जो शेडिंग होता है इंडोमेट्रियम का, जो शेडिंग होता है, जो रीजनरेशन होता है, वो नॉर्मली कितने दिनों में हो जाता है? शेडिंग की सर रीजनरेशन, रीजनरेशन रीजनरेशन तो लास्ट 14 डेज में होता है, 14 डेज में होता है। जिस दिन मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ उसके बाद उस पर रीजनरेशन आ जाता है अगले 3 दिनों में। जिस दिन मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है उसके बाद 3 दिन में उस पर रीजनरेशन आ जाता है। ठीक है, लेकिन आ जाता है, किसी स्टार्ट हो जाता है शेडिंग, ये रीजनरेशन नहीं, मेंसेस जब खत्म हुआ कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लिखो, normally regeneration of the endometrium is completed by the end of 3rd day of menstruation, by the end of 3rd day of menstruation. अब लिखो इरेगुलर शेडिंग वाला। इरेगुलर शेडिंग में क्या होता है? irregular shedding of the endometrium. In irregular shedding, desquamation is the continue for a variable period. In irregular shedding, desquamation is continue for a variable period with simultaneously failure of regeneration. With simultaneously failure of regeneration. जिसकी 2 वजह होती है, जिसके 2 काज होते हैं।
पहली वजह क्या होती है? इनकम्प्लीट विड्रॉल ऑफ LH even on the 26th day of cycle, even on the day of 26th day of cycle, even on the 26th day of cycle. ठीक है। और दूसरा वजह क्या होता है? persistent LH, persistent LH तो इनकम्प्लीट विड्रॉल ऑफ LH क्या होता है कि जब कभी भी LH हाई होगा, नतीजे में क्या होगा कि इनकम्प्लीट एट्रोफी होगा। इनकम्प्लीट एट्रोफी होगा कॉर्पस लूटियम का। जब इनकम्प्लीट विड्रॉल होगा, एक ये बना के फ्लो चार्ट बना के लिख लीजिए, इनकम्प्लीट विड्रॉल ऑफ LH on 26th day, एरो इनकम्प्लीट एट्रोफी ऑफ द कॉर्पस लूटियम। और जब इनकम्प्लीट एट्रोफी ऑफ द कॉर्पस लूटियम होगा तो परसिस्टेंट सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। एक इस तरह से पैथोफिजियोलॉजी इसका हो सकता है, इरेगुलर शेडिंग का। दूसरा पैथोफिजियोलॉजी हो सकता है कि जब कभी भी परसिस्टेंट LH होता है तो ये क्या कर देता है कि FSH को इनहिबिट कर देता है। जब इसको भी एरो बना के लिख लीजिए, परसिस्टेंट LH एरो इनहिबिशन ऑफ FSH, एरो suppress ripening of the follicle in the next cycle, suppress ripening of the follicle in next cycle। फिर एरो लेस एस्ट्रोजन, फिर एरो लेस रीजनरेशन, फिर एरो लेस रीजनरेशन। ठीक है। तो ये दो पॉसिबल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से इरेगुलर शेडिंग हो सकता है। ठीक है। ओके, यस सर। अब आगे बात करते हैं इरेगुलर राइपिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम। सेकंड क्या है? सेकंड वैरायटी क्या है इसका, या सेकंड टाइप क्या है फंक्शनल मेनोरेजिया का? इरेगुलर राइपिंग, इरेगुलर राइपिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम। तो इसका जो है क्लियर ये क्या है कि पुअर फॉर्मेशन या इनएडिक्वेट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम होता है। इसमें भी फ्लो चार्ट बना लीजिए। तो इनएडिक्वेट फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम होता है। नतीजा क्या होता है कि बोथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इनएडिक्वेट हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनएडिक्वेट हो जाता है। जिसकी वजह से स्लाइट ब्लीडिंग लगातार होता जाता है। जब इसमें देखेंगे तो ये हमको लगातार लूटियल फेज जो है सो में परसिस्टेंटली जो है लो लेवल ऑफ यूरिनरी पेरिगोनाइडल लेवल मिलेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली, और प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन लेवल परसिस्टेंटली लेस देन 5 मिलेगा। तो इसकी वजह से इसका, तो ये बेसिकली दो ये होता है। अब अगर हम बात करेंगे, ये तो तीनों हो गया आपको ओवुलेटरी
फेज का ब्लीडिंग का, ओवुलेटरी ओवुलर काउज ऑफ ब्लीडिंग का। दूसरा जो है एनावुलर काउज ऑफ ब्लीडिंग, एनावुलर काउज ऑफ ब्लीडिंग। आप दूसरा काउज का देखेंगे कि क्या क्या काउज हो सकते हैं। तो दूसरा क्या काउज हो सकता है, एनावुलर काउज ऑफ ब्लीडिंग। मेनोरेजिया इसमें भी होगा, कल बताया था। इसके बाद ये होगा सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया होगा, और एट्रोफी इंडोमेट्रियम होगा। ओके, सो सबसे पहले मेनोरेजिया ऑफ एनावुलर ब्लीडिंग या एनावुलर ब्लीडिंग मेनोरेजिया। अमूमन ये क्या होता है, एनावुलर वाला जो मेनोरेजिया होता है, इसमें बेसिकली ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हाई होता है। सो एनावुलर ब्लीडिंग इज यूजुअली एक्सेसिव, एनावुलर ब्लीडिंग इज यूजुअली excessive. Why? Because of absence of growth limiting progesterone. Why? Because of absence of growth limiting progesterone due to anovulation. ठीक है, हेलो। यस सर। तो अमूमनता इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो लगातार इसको ये करता रहता है, फॉलो करता रहता है, इसीलिए जो है अमूमनता ब्लीडिंग हाई होता है। जी बोलिए। हाँ तो 22 तो लिख लीजिए, नहीं इधर तो हो ही रहा। आता हूँ, आधे घंटे के अंदर आ जाऊंगा, रुके नहीं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, होता यह है कि इंडोमेट्रियल ग्रोथ जो है ज्यादातर इन्फ्लुएंस करता है एस्ट्रोजन पे, और ये एस्ट्रोजन जो है थ्रू आउट द साइकिल ये रहता है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होगा तो वैसे नतीजे में क्या होगा कि हाँ वो हेलो 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 हेलो, हाँ बुआ, अभी मैं आऊंगा 15-20 मिनट, 15-20 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है सर। हाँ तो होता क्या है बेसिकली कि एस्ट्रोजन थ्रू आउट द साइकिल मिलने की वजह से इनएडिक्वेट स्ट्रक्चर जो है, इनएडिक्वेट स्ट्रक्चरल एस्ट्रोमल सपोर्ट जो है वो मिलता रहता है, इनएडिक्वेट स्ट्रक्चरल एस्ट्रोमल सपोर्ट मिलता रहता है, और नतीजे में क्या होता है कि इंडोमेट्रियम लगातार फ्रजाइल रह जाता है, इंडोमेट्रियम लगातार फ्रजाइल रह जाता है और आपको ब्लीडिंग होता रहता है। ओके, सो लिखना है इसको तो इस तरह से लिखिए कि endometrial growth is under the influence of estrogen. Endometrial growth is under the influence of estrogen. Remain throughout the cycle. Remain throughout the cycle. Remain throughout the cycle.
remain throughout the cycle. So there is inadequate structural. So there is inadequate structural stromal support. Inadequate structural stromal support, and endometrium remain fragile. And endometrium remain fragile. ठीक है, हो गया ये। मेनोरेजिया कैसे काउज होता है या एनावुलर ब्लीडिंग कैसे काउज होता है ये पता चल गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया की। सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया की। हाँ मुझे आता हूँ 15 मिनट में। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आज एक मुझे इमरजेंसी है तो इसको मैं कल कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो हेलो जी सर। तो मैं Yes, कल sir. कंप्लीट कर लेता हूँ, इमरजेंसी है इसलिए कल कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।